अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा क्या होता है, तो आप मुझे एक पेपर का नोट शो करेंगे और बोलेंगे कि ये पैसा होता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं ये पेपर का नोट सिर्फ 50 से 55 साल पहले ही पैसा बना है। उससे पहले पूरी दुनिया में जो पैसे का मतलब हुआ करता था वो होता था गोल्ड एंड सिल्वर। 1971 से पहले हजारों सालों तक हमने जो पैसे के रूप में जिस चीज को देखा वो थी गोल्ड एंड सिल्वर। 1971 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद से पैसे का पूरा मतलब बदल गया और उसके बाद से पेपर नोट को पैसे के रूप में जाने जाने लगा और ये गोल्ड एंड सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल बन के रह गए। और आप साथ में देख रहे हो कि पिछले कुछ समय से गोल्ड और सिल्वर में लगातार एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है और वॉलेटिलिटी अपने पीक पे चल रही है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो ये जो रैली है इसका क्या रीजन है, इतनी वॉलेटिलिटी का क्या रीजन है, गोल्ड और सिल्वर किस बेस पे ऊपर या नीचे होते हैं, फ्यूचर में गोल्ड और सिल्वर के साथ में क्या हो सकता है, किधर ट्रेंड जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए डीकोड करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की पूरी कहानी को। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहले हम समझेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की हिस्ट्री, फिर हम समझेंगे प्रेजेंट सिचुएशन, देन हम समझेंगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी गोल्ड और सिल्वर की तब तक आप प्रेजेंट सिचुएशन को कभी नहीं समझ सकते, और जब तक हम प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं समझेंगे हमें ये कभी समझ में नहीं आ सकता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की हिस्ट्री क्या है। देखिए सबसे पहले ह्यूमंस ने आपस में ट्रेड जब स्टार्ट किया तो उन्होंने एक्सचेंज के लिए बार्टर सिस्टम का यूज किया, ओके, और कई हजार साल तक इन्होंने सिर्फ बार्टर सिस्टम का यूज किया। बार्टर सिस्टम में कोई करेंसी नहीं होती थी, कोई बैंक नहीं होती थी, कोई प्राइसेस नहीं हो सकते, कोई जीडीपी नहीं होती थी, प्योरली सर्वाइवल इकोनॉमी होती थी जिसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता था वो गुड्स के बदले गुड्स का होता था। यानी कि आपके पास बकरी है, मेरे पास गेहूं है, तो आपस में एक्सचेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ सामान के बदले सामान आपस में वो लोग एक्सचेंज करते थे जिसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम, और कई हजार साल तक ह्यूमंस ने इसको यूज किया। तो बार्टर सिस्टम के बाद में एरा आया मेटल एंड कमोडिटी मनी एरा। देखिए समय के साथ में इंसानों को फील हुआ कि जो ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कोई ऐसी एक कॉमन चीज होनी चाहिए जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें और जिसके बदले में कोई भी चीज ली जा सके एक दूसरे से, ओके, जिसको हम मनी एज अ मनी यूज कर सकें, ओके, एज अ करेंसी यूज कर सकें। तो देखिए मनी के लिए बहुत सारी चीजें इंसानों ने ट्राई करी, जैसे सॉल्ट यूज किया। सॉल्ट उस समय पे क्या था, सब लोगों को चाहिए था तो इसलिए सॉल्ट का यूज हुआ, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा थी तो ये फेल हो गया। क्लाउडी सेल्स यूज किए गए हमारे। देखिए आपने कहावत सुनी होगी, इसकी तो 2 कौड़ी की वैल्यू है जिसकी क्वालिटी 2 कौड़ी की है, बिल्कुल। तो ये मुहावरे में बहुत चलता है हमारे यहाँ पे। तो वो कौड़ी शब्द जो है ना वो यहीं से आया है, क्योंकि हमने बहुत पहले कौड़ी को एज अ करेंसी, एज अ मनी यूज किया हुआ है। हजारों साल तक ये यूज हुआ था और ये वर्ल्ड में बहुत बड़ी करेंसी बनी थी। लगभग आधी दुनिया इसको यूज कर चुकी है एज अ करेंसी, एज अ मनी, कौड़ी को। इसीलिए वो कहावत आज भी चलती है हमारे यहाँ पे, ओके। तो कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल्स यूज हुए, उसके बाद में सिल्वर वेट, गोल्ड वेट ये यूज हुए, यानी कि मल्टीपल कमोडिटी एज अ मनी ट्राई किए गए पूरे वर्ल्ड में इंसानों के द्वारा। लेकिन फाइनली जो है सारे के सारे, बहुत सारे जो कमोडिटी है वो सबके सब फेल हो गए, और फाइनली जो कमोडिटी बच गए जिसको एज अ करेंसी फाइनली पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया गया फाइनली, वो गोल्ड और सिल्वर थे, ओके। अब लेकिन देखिए गोल्ड और सिल्वर में ऐसी क्या क्वालिटी जिसकी वजह से इस पूरे करेंसी रेस को गोल्ड और सिल्वर ने जीता और फाइनली हजारों साल तक ये मनी के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगे। देखिए गोल्ड और सिल्वर में ये सब क्वालिटी थी जो कि बाकी जो कमोडिटी उनमें नहीं थी। क्या थी वो? स्कैरसिटी। गोल्ड और सिल्वर की जो सप्लाई थी वो लिमिटेड थी, अचानक से इसको बढ़ाया नहीं जा सकता था, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, ये खराब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर किया जा सकता था, ओके। डिविजिबिलिटी, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता था, जिसकी वजह से जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं वो पॉसिबल थे इससे करना। पोर्टेबिलिटी, यानी कि इसको कैरी किया जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से। फंगिबिलिटी, पूरी दुनिया में कहीं भी गोल्ड पाया जाता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम होती, जिसकी वजह से इसको ट्रांजैक्शन करने में बहुत आसानी होती। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, गोल्ड और सिल्वर वो मेटल बने जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी ने जिनको एक्सेप्ट किया एज अ करेंसी,
ओके, जो सबसे बड़ा रीजन था उस जमाने में वो था ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, ह्यूमन की जो साइकोलॉजी होती है वो इस तरीके की होती है, जो शाइनी, रेयर और ब्यूटीफुल चीजें जो होती हैं वो ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती हैं, वो लग्जरी का सिंबल मानी जाती हैं। तो गोल्ड और सिल्वर लग्जरी का सिंबल बने, जिसकी वजह से वो वेल्थ का भी सिंबल बने। ओके, उनसे लोगों ने ज्वेलरीज बनाई, आर्टिकल्स बनाए, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्ड एक लग्जरी, एक वेल्थ का सिंबल बन गया, जिसको लोग अपने पास कलेक्ट करके रखना चाहते थे। इसीलिए वो एज अ मनी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट हुआ, राइट। तो देखिए, किसने इसको सिलेक्ट किया एज करेंसी, एज मनी? देखिए, किसी राजा ने या किसी पॉलिटिकल नेता ने आकर नहीं बोला रातों रात कि भाई कल से गोल्ड और सिल्वर पैसे के रूप में यूज होंगे, एज अ करेंसी यूज होंगे। ये एक नेचुरल सिलेक्शन था। ओके, नेचर में ही गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से पाया जाता था कि उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, वो शाइनी होता था, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता था, जिसको धीमे धीमे ट्राई एंड टेस्ट किया गया, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली इंसानों ने इसको अपना लिया। ओके, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस था, बहुत हजारों साल में इसको किया गया, उसके बाद ये सिलेक्शन हुआ। इसीलिए आज भी जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल मनी है, यानी कि किसी का कंट्रोल नहीं है इनके पास में। आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर है तो वो आपका है, कोई उस पर, कोई गवर्नमेंट, कोई नेता उसमें कुछ कोई नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोल किसी चीज का नहीं है। ओके, क्योंकि ये एक नेचुरल सिलेक्शन था, किसी ने इसको डिक्लेयर नहीं किया एज करेंसी। तो उस जमाने में हजारों साल से जो मेटल्स थे उनका मतलब होता था वेल्थ। ये जो सिल्वर और गोल्ड जिनके पास मेटल्स होते थे उनके पास ही वेल्थ होती थी, वही लोग वेल्थी होते थे, उन्हीं के पास पावर होती थी, राइट। तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर में लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी। इनको डेली ट्रांजैक्शन में लोगों को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो सिस्टम था वो वेट बेस्ड था, यानी कि वेट का मेजर करना पड़ता था हर ट्रांजैक्शन करने के लिए। प्योरिटी का इश्यू था, प्योरिटी चेक करनी पड़ती थी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, ना वेट का ना प्योरिटी का, जिसकी वजह से काफी इश्यूज होते थे, फ्रॉड बहुत होता था। ओके, इन सभी के सॉल्यूशन के लिए अगला एरा स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एरा। देखिए, उस जमाने के जो एम्परर्स होते थे, जो किंग होते थे, उन्होंने सिल्वर एंड गोल्ड के कॉइन इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। हर एक कॉइन के ऊपर किंग की स्टैंप होती थी, जो कि प्योरिटी और स्टैंडर्ड वेट की गारंटी होती थी। अगर 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन है तो और उसके ऊपर किंग का स्टाम्प लगा हुआ है, उसका मतलब ये है कि प्योरिटी की पूरी गारंटी है, और उसका जो वेट है उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, उसका वेट जो है 10 ग्राम का ही होगा। इसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और इन्हीं कॉइन से फिर ट्रांजेक्शन होने लगा, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट हो पाता था, क्वालिटी का कोई इशू नहीं रहता था और मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि जो ट्रस्ट था वो मेटल से स्टेट अथॉरिटी पे शिफ्ट हो गया था। यानी कि जो पहले जो लोग थे वो मेटल के ऊपर ट्रस्ट करते थे खुद चेक करके प्योरिटी को और वेट मेजर करते थे। लेकिन अब क्योंकि किंग का स्टैम्प था तो कॉइन को कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, कोई उसका वेट मेजर नहीं करेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे और कंप्लीट ट्रस्ट करेंगे स्टेट के ऊपर कि भाई जो राजा ने बोला वो ठीक ही होगा। सब लोग इसको यूज करने लगे। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है कि देखिए, उस समय जो मेटल्स जिनके पास होता था और उनको अगर कॉइन चाहिए होते थे तो वो किंग की जो मिंट होती थी कॉइन बनाने वाली, वहां पे कॉइन अपने जो मेटल को लेके जाते थे, डिपॉजिट करते थे और उतनी वैल्यू के उनको कॉइन मिल जाते थे। ओके, तो लोगों ने अपना मेटल्स किंग को देने स्टार्ट कर दिया, उनसे बदले में कॉइन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कॉइन से ही ट्रांजेक्शन होता था। लेकिन इसी का फायदा किंग्स ने उठाना शुरू किया इस और यहीं से इस कॉइन करेंसी एरा में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो आई करेंसी डिबेसमेंट। देखिए, लोग क्योंकि देखिए पूरा कंट्रोल जो था कॉइन्स का वो किंग के हाथ में था। अब किंग को क्या करता था, किंग के पास में जो सोना था वो लिमिटेड था, लेकिन जब किंग को वॉर पे जाना होता था, बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, मनी की, तो गोल्ड की सप्लाई को आर्टिफिशियली बढ़ाया नहीं जा सकता था। गोल्ड दो ही तरीके से आ सकता था, या तो गोल्ड की कोई माइन मिल जाए या कहीं से लूट के ले आओ, ठीक है, या फिर अपने देश की जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा बेटर करो और दूसरे देशों को बेचो उनको। इसी तरीके से गोल्ड की सप्लाई बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल नहीं था किंग के लिए करना। तो किंग क्या करता था, जो कॉइन होते थे 10 ग्राम के सोने के सिक्के में 50 ग्राम कॉपर मिला दिया, ब्रास मिला दिया, तो इसको बोलते हैं करेंसी डिबेसमेंट। जिसकी वजह से क्या होता था, गोल्ड और सिल्वर की सप्लाई बढ़ जाती थी, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाती थी। एक्चुअल में गोल्ड और सिल्वर नहीं बढ़ा है, लेकिन आर्टिफिशियली उसको बढ़ा दिया गया मिलावट करने के बाद में, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फ्लेशन, यहीं से इन्फ्लेशन का जन्म होता है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है
इसी के ऊपर आने वाली जो फ्यूचर कंडीशन है इसके ऊपर टिकी हुई है। प्रेजेंट सिचुएशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इन्फ्लेशन का मतलब समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली होता क्या है। जैसा आप समझते हैं वैसा इन्फ्लेशन नहीं होता है। इन्फ्लेशन का मतलब कुछ और होता है जो आपको नहीं पता है, राइट। तो चलिए इसके एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, सपोज करिए पूरी इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए हैं जो टोटल मनी है, और 100 एप्पल्स हैं एज अ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम 100 एप्पल्स मान लेते हैं क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, राइट। तो 100 एप्पल्स हैं और 100 रुपए हैं, तो मतलब 1 रुपए का 1 एप्पल हो गया। ओके, जब तक ये बैलेंस इस तरीके से बना हुआ है कि जितने रिसोर्सेज हैं उतना पैसा है, तो यहाँ पे प्राइसेस इसकी इतनी ही रहेंगी। ओके, अगर देखिए यहाँ पे एप्पल की क्वांटिटी अचानक से बढ़ा दी जाए, यानी कि रिसोर्सेज बढ़ जाएं और मनी उतनी ही हो, ठीक है, तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि हो सकता है 1 रुपए का अगर 100 एप्पल की जगह 200 एप्पल यहाँ पे हो जाए तो 1 रुपए का 2 एप्पल हो जाएंगे। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनकी सप्लाई इतनी आसानी से नहीं बढ़ती है, ठीक है। जो मेन इन्फ्लेशन जो होता है ना, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू चेंज होती है या फिर प्राइसेस चेंज होते हैं, वो होता है करेंसी के साइड से। देखिए, पहले इकोनॉमी में 100 रुपए थे, अगर मैं इकोनॉमी में 100 रुपए और डाल दूं और लेकिन रिसोर्सेज उतने ही हैं, 100 एप्पल्स ही हैं, तो ऑटोमेटिकली जो 1 रुपए का 1 एप्पल होता था वो अब 2 रुपए का 1 एप्पल हो जाएगा। दूर से देखने में लगेगा कि भाई एप्पल महंगा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में एप्पल महंगा नहीं हुआ है, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। यानी कि जब मनी की सप्लाई बढ़ती है और रिसोर्सेज उतने ही रहते हैं तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। तो आप सप्लाई कितनी भी बढ़ाते रहिए तो उससे ऐसा नहीं है कि सब लोग अमीर हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, आपकी करेंसी की वैल्यू टूट जाएगी। करेंसी की सप्लाई डबल कर दीजिए, आपकी करेंसी की जो वैल्यू थी वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 2 रुपए का 1 एप्पल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन। ओके, यानी कि जब जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो देखिए, गोल्ड की जो सप्लाई थी वो लिमिटेड थी, इसलिए इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल्ड में रहता था। जब जब किंग इसमें मिलावट करके आर्टिफिशियली इसकी सप्लाई को बढ़ा देते थे, ठीक है, तो रिसोर्सेज उतने ही है लेकिन सप्लाई मनी की उन्होंने आर्टिफिशियली बढ़ा दी, जिसकी वजह से चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते थे, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब ये बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है, उसके बाद से लोग उस करेंसी को ट्रस्ट करना बंद कर देते थे और वो करेंसी कोलैप्स हो जाती थी। ओके, तो देखिए जितने भी एम्पायर पास्ट में हुए हिस्टोरिकल, उनका जो साइकिल होता था वो इस तरीके से होता था, इकोनॉमिक साइकिल, या फिर उनका जो एम्पायर का जो राइज एंड फॉल साइकिल था वो इस तरीके से होता था। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करेंसी होती थी, यानी कि सारी करेंसी ओरिजिनल होती थी, गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में, कोई मिलावट नहीं, सब कुछ बढ़िया, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद होता था एक्सपेंशन, सारे एम्परर दूसरे राज्यों पे कब्जा करना चाहते थे, उनको लूटना चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे, ठीक है। तो एक्सपेंशन करने के लिए उनको वॉर करना पड़ता था, वॉर में खर्चा बहुत ज्यादा होता था, तो जितना उनके पास गोल्ड होता था, यानी कि जितनी मनी होती थी वो सफिशिएंट नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनको करेंसी का डिवेस्टमेंट करना पड़ता था, यानी कि उसको मिलावट कर देते थे जनता के लिए, ठीक है, ताकि ज्यादा पैसा आ जाए, ठीक है। लेकिन ये आर्टिफिशियल सप्लाई होती थी, इसकी वजह से होता था क्या, शुरुआत में जनता को पता नहीं लगता था, इन्फ्लेशन बड़े धीमे धीमे बढ़ती थी। जब ये ज्यादा ही मिलावट हो जाती थी, यानी कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती थी, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती थी। तो पहले इन्फ्लेशन आती थी, फिर हाइपर इन्फ्लेशन आती थी, जिसकी वजह से प्राइसेस रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ते थे चीजों के। उसके बाद में जनता विद्रोह करती थी, उस करेंसी का विरोध करती थी, समझ जाती थी कि ये इसमें जो 100 ग्राम का जो गोल्ड कॉइन है, इसकी वैल्यू एक्चुअली 100 ग्राम है ही नहीं, ठीक है, इसमें 10 ग्राम गोल्ड है, 90 ग्राम तो कॉपर मिला हुआ है। तो धीमे धीमे जनता को समझ में आ जाता था, तो वो जो करेंसी होती थी उसको लोग छोड़ना शुरू कर देते थे, और जो ओरिजिनल जो मेटल होता था उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देते थे। जब करेंसी को कोई यूज ही नहीं कर रहा, किंग की वाली को, तो करेंसी कोलैप्स हो जाती थी, ठीक है, और उसके साथ ही पूरा एम्पायर भी कोलैप्स हो जाता था, ठीक है। तो ये जो पूरा साइकिल था इस तरीके से चलता था, स्ट्रॉन्ग करेंसी, एक्सपेंशन, वॉर स्पेंडिंग, करेंसी डिवेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके ये जो पेपर करेंसी आप यूज कर रहे हो वो भी इसी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। ओके, इसलिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो उस जमाने में जब भी कोलैप्स होता था, ठीक है, जो जो जिन लोगों के पास में रियल गोल्ड होता था, रियल मेटल होता था, वो वेल्दी बन जाते थे, और जिनके पास स्टेट करेंसी होती थी, यानी कि कॉइन होते थे राजा के, क्योंकि कॉइन तो मिलावटी होते थे,
तो जब वो कोलैप्स होता था, जब लोग उसको एक्सेप्ट करना बंद करते थे, तो जिनके पास में पूरी जो वेल्थ थी वो कॉइन के फॉर्म में होती थी, वो गरीब हो जाते थे रातों रात, क्योंकि उसको कोई ले ही नहीं रहा, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। और जो जिन लोगों के पास एक्चुअल मेटल होता था, ठीक है, वो लोग रातों रात वेल्दी हो जाते थे जब भी ये कोलैप्स होता था। तो इसके बाद नेक्स्ट एरा स्टार्ट हुआ, पेपर मनी एंड बैंकिंग बर्थ। देखिए मेटल्स कॉइन्स के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि ये हैवी होते थे, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत सारा मेटल कैरी करना पड़ता था, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था। ओके, तो इसका गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन क्या दिया, गवर्नमेंट ने बैंक्स बनाए और लोगों को बोला कि अपना जो मेटल कॉइन्स हैं, जो अपना गोल्ड है, वो बैंक्स के वॉल्ट्स में आप डिपॉजिट कराइए, और उतनी वैल्यू का हम आपको एक करेंसी नोट देंगे या एक चेक देंगे, जिसके बेस पे आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो कॉइन की जगह पे जो ट्रांजैक्शन होने लगा, उसी वो करेंसी नोट से या फिर वो चेक से होने लगा। ओके, तो जिस किसी के पास वो करेंसी नोट होता था या चेक होता था, उसके ऊपर जितनी वैल्यू लिखी होती थी, उतनी वैल्यू का सोना वो किसी भी बैंक में जाके कभी भी विड्रॉ कर सकते थे। सिर्फ वो ये गारंटी होती थी नोट के इतनी वैल्यू का सोना हमारे पास इनका डिपॉजिट है, राइट। तो पेपर करेंसी नोट जो आए थे, उनका मतलब सिर्फ इतना था कि पेपर करेंसी नोट्स पे सिर्फ उतनी वैल्यू लिखी होती थी कि इतनी वैल्यू का सोना बैंक्स में इनका पड़ा हुआ है, वो गवर्नमेंट की गारंटी होती थी। तो कभी भी उस करेंसी नोट को ले जाके कोई भी बैंक में जाता और उतने का सोना बैंक से ले सकता था। यानी कि पेपर करेंसी नोट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस टू पे मेटल लेटर। तो ये ट्रांजैक्शन होने लगा वो करेंसी नोट में होने लगा, लेकिन उसके पीछे सोना ही था जो कि वॉल्ट्स में पड़ा हुआ था। ओके, इसके बाद से सोना कैरी करने की जरूरत कम पड़ने लगी, राइट। लेकिन इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट ने मेटल से ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए, यानी कि जिनके पास जितना सोना डिपॉजिट नहीं था उनके पास, उससे ज्यादा चेक इशू कर दिए या फिर नोट इशू कर दिए। वही दोबारा से वही हुआ, आर्टिफिशियल मनी की सप्लाई बढ़ गई। ओके, करेंसी नोट्स की ज्यादा प्रिंट करने का मतलब है जितना मेटल नहीं है उससे ज्यादा शो कर दिया कि हमारे पास मेटल है। आर्टिफिशियली मनी की सप्लाई बढ़ा दी गई। और मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल मनी सप्लाई बढ़ाने का रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और एक समय के बाद से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जिसको फिर हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद में वो करेंसी कोलैप्स हो जाती है। तो पेपर करेंसी हर बार इसी तरीके से कोलैप्स हुई, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और कोलैप्स, राइट, ओवर सप्लाई की वजह से। तो इसके बाद नेक्स्ट एरा स्टार्ट हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड एरा। देखिए ये जो करेंसी नोट वाला जो मॉडल था कि गोल्ड के बदले करेंसी नोट को इशू करना, ये लगभग पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया। तो सभी करेंसी जो होती थी, करेंसी नोट जो होते थे, वो गोल्ड से बैक्ड होते थे। यानी कि एक करेंसी नोट का मतलब होता था कि उतनी वैल्यू का जो सोना आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, डिपॉजिट है। ओके, तो 1 ब्रिटिश पाउंड का मतलब होता था फिक्स्ड ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 1 यूएस डॉलर का मतलब होता था फिक्स्ड ग्राम्स ऑफ गोल्ड। हर एक नोट की एक जितनी वैल्यू होती थी कुछ पर्टिकुलर गोल्ड के बराबर होती थी वो वैल्यू। ओके, इसके बाद से ग्लोबल ट्रेड एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि एक ही मॉडल पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा था पहली बार, इसीलिए ग्लोबल ट्रेड एक्सप्लोड हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट गोल्ड में होने लग गया, क्योंकि सभी ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस मॉडल को अपनाने के बाद में जो बहुत सारे एडवांटेज हुए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गए, यानी कि गोल्ड से सारी करेंसी जो थी वो गोल्ड से बैक्ड थी, इसलिए एक्सचेंज रेट थे वो स्टेबल थे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती थी, क्योंकि गोल्ड की अगेन सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता आर्टिफिशियली। लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी रहती थी, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी। ट्रेड प्रिडिक्टेबल था, ऐसा नहीं कोई करेंसी में रातों रात फेरबदल हो जाए। ओके, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पैसा प्रिंट नहीं कर सकती थी, यानी कि जितना गोल्ड है उतने ही नोट इशू कर सकती थी गवर्नमेंट। लेकिन जब वॉर होता था या फिर कोई क्राइसिस होती थी, उस समय पे मनी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी गवर्नमेंट्स को, लेकिन उसको कहीं से भी बढ़ाया नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से जो क्राइसिस थी वो और भी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती थी। ओके, ये इसकी एक प्रॉब्लम थी, यानी कि सिस्टम बहुत डिसिप्लिन था लेकिन रिजिड था। मनी की सप्लाई को कैसे भी बढ़ाया नहीं जा सकता था, आपकी जो भी कंडीशन है मनी सप्लाई की उसी से आपको मैनेज करना होता था। ओके, तो ये नेक्स्ट जो फेज है उसको आपको सबसे ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से गोल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है। ओके, तो देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरे वर्ल्ड ने कई सालों तक सक्सेसफुली यूज किया, लेकिन उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया।
वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद में ज़्यादातर कंट्रीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे और यूएस के पास पूरे वर्ल्ड का 70% गोल्ड आ चुका था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वो जो वेपन जो एक्सपोर्ट किए पूरे वर्ल्ड को वो यूएस ने किए, और ज़्यादातर जो सामान जो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया वो यूएस ने किया, जिसकी वजह से 70% गोल्ड एक्यूमुलेट कर लिया पूरे वर्ल्ड का यूएस ने। इसके बाद से यूएस मिलिट्री और फाइनेंशियल सुपर पावर बन गया पूरे वर्ल्ड का। ओके, जब 1944 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएस ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए नए रूल्स बनाए कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी अब कैसे काम करेगी, नया करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि नया करेंसी सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, इन्होंने एक नियम बनाया कि डॉलर को गोल्ड के साथ में पैक कर दिया, यानी कि $1 की कीमत सेट करी गई 35 आउंस ऑफ गोल्ड की, यानी कि गोल्ड जो है उसको जोड़ दिया गया डॉलर के साथ में, और बाकी की जो करेंसीज थी पूरे वर्ल्ड की उनको जोड़ दिया गया डॉलर के साथ में। यानी कि डॉलर को देखा जाएगा गोल्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन बाकी करेंसीज को देखा जाएगा डॉलर के रिस्पेक्ट में, और जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट जो होगा वो डॉलर में होगा। यानी कि गोल्ड के अंदर अब सेटलमेंट नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, अब सभी पूरा वर्ल्ड जो है गोल्ड इंटरनेशनल जो ट्रेड के लिए डॉलर यूज करेगा। लेकिन जिस किसी के पास भी कभी भी डॉलर होंगे जितने भी, तो वो यूएस के पास कभी भी जा सकता है और बोल सकता है कि भाई अपने डॉलर लो और इतनी वैल्यू का हमें सोना दे दो, तो यूएस को वो देना पड़ेगा। यानी कि अल्टीमेटली जो बैकिंग थी हर करेंसी पेपर करेंसी के पीछे जो बैकिंग थी वो गोल्ड की अभी भी बनी हुई थी। ओके, लेकिन इसमें इन नियमों के अंदर कुछ लूप होल से कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इस इवेंट से पहले यूएस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था, लेकिन अभी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सभी कंट्रीज को क्या चाहिए था, डॉलर चाहिए था, तभी ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। सभी के पास डॉलर आएगा कैसे, यूएस से लेना पड़ेगा उनको। यूएस उनको डॉलर क्यों देगा जब उनसे कोई सामान खरीदेगा वो, तो यूएस ने पूरे वर्ल्ड से सामान खरीदा, यानी कि इंपोर्ट किए और उसके बदले डॉलर सप्लाई किए पूरे वर्ल्ड को, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। ठीक है, यानी कि यूएस एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया, मैन्युफैक्चरर से सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया वर्ल्ड का। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हुई। ठीक है, यूएस उतने ही डॉलर प्रिंट कर सकता था जितना उसके पास गोल्ड था, लेकिन जब जब यूएस को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी उसने गोल्ड से भी ज्यादा डॉलर प्रिंट किए, जैसा कि मैंने पहले हिस्ट्री में बताया कि कैसे करके होता हुआ आया था। ओके, तो कंट्रीज को धीमे धीमे शक होने लगा कि जितना इन्होंने डॉलर सर्कुलेट कर दिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर उतना तो इनके पास शायद गोल्ड है ही नहीं, तो कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। तो जब कंट्रीज को शक हुआ तो उन्होंने अपना जो गोल्ड है वो वापस मांगना शुरू कर दिया यूएस से कि अपना डॉलर लो और हमें इसके बदले गोल्ड दे दो। जब बहुत सारी कंट्रीज ये मांगने लगी तो यूएस के पास में गोल्ड के जो रिजर्व से बहुत तेजी से खत्म होने लगे। उनको समझ में आ गया कि इतना तो गोल्ड हम कभी दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि उतना है ही नहीं। उनको भी पता था हमने बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट कर दिया है गोल्ड के बदले। ओके, इसका नतीजा क्या हुआ, 1971 में एक सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा इवेंट होता है निक्सन शॉक। ये वही इवेंट है जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि 1971 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद से हजारों साल से जो गोल्ड एज अ मनी यूज हो रहा था वो अचानक से रातों रात खत्म हो गया। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड की जो कन्वर्टिबिलिटी थी डॉलर के साथ में उसको सस्पेंड कर दिया। यानी कि निक्सन ने बोला पूरे वर्ल्ड को कि भाई अब जो डॉलर के बदले गोल्ड मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, अब डॉलर को ही पैसा मानो, इसी में ट्रेड सेटलमेंट करो अपने, अब कोई बैकिंग नहीं है, गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है डॉलर का। तो ये सबसे बड़ा शॉक था पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि डॉलर एक्चुअल में है क्या, डॉलर तो सिर्फ एक पेपर ही तो है, पेपर नोट है। ठीक है, उस पेपर के ऊपर ही ट्रस्ट करना पड़ा पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, यानी कि इस इवेंट के बाद से रातों रात पेपर जो है वही मनी बन गया। अभी तक जो मनी था एक्चुअल मनी वो गोल्ड ही था, लेकिन रातों रात इस इवेंट के बाद में पेपर मनी बन चुका था। नया मॉनेटरी सिस्टम लॉन्च करना पड़ा पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि अब जो पुराना मॉनेटरी सिस्टम था वो तो गोल्ड के ऊपर चलता था, लेकिन अभी जो चलेगा सिस्टम वो पेपर के ऊपर चलेगा, राइट। लेकिन पहले जो वैल्यू डिसाइड हो रही थी करेंसी की वो गोल्ड के हिसाब से डिसाइड हो रही थी कि जितना गोल्ड है उसके उतना ही मनी सप्लाई आ सकता था। लेकिन अभी तो क्योंकि पेपर बन चुका था अचानक से मनी, तो कितनी भी सप्लाई हो सकती थी, तो उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी अब। तो
तो ये फ्री फ्लोट छोड़ दिया गया, नए नए मॉनेटरी सिस्टम में इसको सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर छोड़ दिया गया, नया मार्केट बनाया गया फॉरेक्स मार्केट, जिसमें आज आप और हम लोग काम करते हैं, ट्रेड करते हैं। यहीं से दोस्तों मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत हुई, जिसमें आज हम ट्रेड करते हैं, जिसके बारे में ये क्लास है। ओके, 1973 में हमारा जो मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट है उसकी शुरुआत हुई। तो अब जो इकोनॉमी बेटर करेगी, जो कंट्री बेटर करेगी इकोनॉमी वाइज, उसकी करेंसी स्ट्रांग होती थी, और जो करेंसी खराब परफॉर्म करेगी उसकी करेंसी वीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इकोनॉमी की डिमांड सप्लाई के ऊपर वैल्यू डिसाइड होने लगी, राइट। तो देखिए शुरुआत से लेके अब तक हमने कौन सी करेंसी सिस्टम यूज किए हैं, उनका कुछ पैटर्न इस तरीके से है। पहले हमने बार्टर सिस्टम यूज किया, फिर कमोडिटी, फिर कॉइन्स, फिर पेपर मनी, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर इन ब्रेटन वुड्स के अंदर गोल्ड को डॉलर से जोड़ा गया। फाइनली अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं वो है फिएट करेंसी एरा, जहाँ पे पेपर इज द मनी, राइट। देखिए इसमें जो कॉमन पैटर्न जो आप नोटिस करोगे वो ये करोगे कि हजारों साल में एक चीज कॉमन थी कि गोल्ड का इस्तेमाल हमेशा एज अ करेंसी, एज अ मनी हुआ। बीच में सिल्वर कहीं खो गया, बीच में सिल्वर का यूज एज अ मनी यूज होना कम हो गया, लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड हजारों साल से हमेशा एज अ करेंसी, एज अ मनी यूज हुआ। सिर्फ अभी पेपर इज द मनी, यानी कि अभी जो सिस्टम है उसमें गोल्ड एज अ मनी यूज नहीं होता। अभी जो पेपर है वही मनी का रूप उसने ले लिया है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री के अंदर कुछ कॉमन पैटर्न्स थे जिनके ऊपर जल्दी से हम नजर मार लेते हैं कि जब भी करेंसी का डिबेसमेंट हुआ, जैसा कि हमने बात करी, तब तब करेंसी कोलैप्स हुई अल्टीमेटली। ओके, जब जब करेंसी कोलैप्स हुई, हमेशा जो इनके पास रियल गोल्ड था, जिन लोगों के पास में जिनकी वेल्थ रियल गोल्ड के अंदर होती थी, वो वेल्दी बन जाते थे, और जिनकी पूरी वेल्थ स्टेट करेंसी में होती थी, चाहे वो पेपर की फॉर्म में या कॉइन की फॉर्म में, जब वो कोलैप्स होते थे तो उनकी वैल्यू जीरो हो जाती थी, जिसकी वजह से पूरी वेल्थ भी उनकी जीरो हो जाती थी, राइट। देखिए जब भी किसी भी एम्पायर का या फिर करेंसी का की इकोनॉमी का कोलैप्स होता था, उसका एक कॉमन पैटर्न था। यही कॉमन पैटर्न आगे जाके फ्यूचर में भी रिपीट होगा। क्या पैटर्न था? स्ट्रॉन्ग करेंसी थी, प्योर गोल्ड बैक्ड थी, एक्सपेंशन होता था एम्पायर का, वॉर होती थी, वॉर के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेट होता था, ठीक है, जिसकी वजह से करेंसी को डीबेस करना पड़ता था आर्टिफिशियल मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता था, उसके बाद में हाइपर इन्फ्लेशन होता था, उसके बाद में जनता उसका विरोध करती थी, और फाइनली करेंसी कोलैप्स होती थी। उसके बाद में नया मॉनेटरी सिस्टम आता था और नई सुपर पावर उभर के आती थी, ठीक है। तो ये हमारा एक साइकिल था जो हमेशा हिस्ट्री में रिपीट हुआ, राइट। अब देखिए आपके दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि प्रेसिडेंट निक्सन ने जब ये गोल्ड और डॉलर का लिंक तोड़ा तो डॉलर कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डॉलर तो सिर्फ एक पेपर था, इस पेपर को लोगों ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया एज अ करेंसी, राइट। क्योंकि देखिए हमने पास्ट में जितनी बार भी देखा, जब भी गोल्ड का करेंसी के साथ में ये लिंक टूटा, तब तब वो करेंसी कोलैप्स हो गई, लेकिन डॉलर कैसे बच गया? तो देखिए डॉलर एक यूएसए के मास्टर स्ट्रोक की वजह से बच गया, और वो मास्टर स्ट्रोक क्या था? पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट। अब ये पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट क्या था, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ओके, देखिए सऊदी अरेबिया के साथ में यूएसए ने एक डील की। उस डील में ये बोला गया कि सऊदी अरेबिया जब भी किसी कंट्री को ऑयल बेचेगा, क्रूड ऑयल बेचेगा, उसका वो पेमेंट है वो डॉलर में लेगा, राइट। उसके बदले सऊदी अरेबिया को क्या मिलेगा? सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी यूएसए की तरफ से। सऊदी अरेबिया की तरफ कल को कोई हमला करता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूएसए खड़ा रहेगा उसके साथ में, राइट। तो इसको बोला जाता है पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट। पहले सऊदी अरेबिया ने इस अग्रीमेंट को किया, बाद में जितनी भी कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करती थी सबने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब एक बात समझिए आप कि ज्यादातर वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, राइट। तो जब सबको और ऑयल के बिना कुछ भी चल नहीं सकता, पूरी इकोनॉमी चल नहीं सकती ऑयल के बिना, राइट। तो देखिए अगर किसी को ऑयल चाहिए तो उसको अपने पास क्या रखना पड़ेगा? डॉलर रखना ही पड़ेगा अगर ऑयल चाहिए तो, और ऑयल सबको चाहिए था। इसी की वजह से डॉलर एक रिजर्व करेंसी बन गया पूरे वर्ल्ड की, और आज तक डॉलर की डिमांड बनी हुई है, क्योंकि आज तक जो पेमेंट होती है ऑयल की वो डॉलर में ही होती है। ओके, तो इसकी वजह से डॉलर की एक ऐसी डिमांड बन गई जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली थी। जब तक ये अग्रीमेंट रहेगा डॉलर की डिमांड भी रहेगी। इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से डॉलर कोलैप्स होने से बच गया। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं कि यही पेट्रो डॉलर
डॉलर के कोलैप्स का कारण बनेगा फ्यूचर के अंदर, राइट। थोड़ी देर में हम इसको समझेंगे। तो गोल्ड की पूरी हिस्ट्री को समझने के बाद चलिए अब समझते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है करेंसी की और गोल्ड की, राइट। देखिए हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कंप्लीटली पेपर ट्रस्ट पे चल रहा है, यानी कि आज जो आपकी करेंसी है उसके पीछे कोई भी गोल्ड की बैकिंग नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये सिस्टम ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए अभी जो सिस्टम चल रहा है उसको बोलते हैं फिएट करेंसी एंड डेट सुपर साइकिल एरा। ओके 1971 से ये स्टार्ट हुआ और आज तक ये चल रहा है। देखिए आपको सिर्फ इस सिस्टम को समझने के लिए सिर्फ इतना सा समझना है कि पहले जो मनी सप्लाई थी और मनी क्रिएशन था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, गोल्ड के ऊपर। जितना गोल्ड है उतनी मनी सप्लाई करी जा सकती थी, उसी के बेस पे मनी को क्रिएट किया जाता था, करेंसी को क्रिएट किया जाता था, राइट। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि अभी किस बेस पे करेंसी क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है और उसकी सप्लाई को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। सिर्फ आपको इतना सा समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा करेंसी का सिस्टम समझ में आ जाएगा, और आपको करेंसी का सिस्टम समझ में आ गया तो आपको पूरा गोल्ड का सिस्टम समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखिए जो करंट मॉनेटरी सिस्टम है उसके तीन पिलर्स हैं, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स। ये तीनों मिलके पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी क्रिएशन और मनी की सप्लाई को मैनेज करते हैं। ओके तो किसका क्या रोल होता है, चलिए वन बाई वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कमर्शियल बैंक्स को। इनको समझने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि मनी क्रिएशन कैसे होता है और फिर वो मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है। इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सपोज करिए आपके पास 100 रुपए हैं और वो आपने HDFC बैंक में जमा कर रखे हैं। HDFC बैंक उन 100 रुपए का क्या करेगा, वो क्या अपने पास जमा करके रखेगा, सिर्फ नहीं, वो उसमें से 10 रुपए अपने पास रखेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ सिर्फ ये, 10 रुपए अपने पास रखेगा रिजर्व में और 90 रुपए किसी और को लोन दे देगा। सपोज करिए मैंने 90 रुपए का लोन ले लिया HDFC बैंक से, तो अब वो लोन लेके मैंने सपोज करिए SBI बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पहले इकोनॉमी के अंदर आप बताइए 100 रुपए थे, मनी सप्लाई 100 रुपए की थी, लेकिन इसी 100 रुपए से जो है 90 रुपए लोन मेरे को दे दिए गए, वो मैंने दूसरे बैंक में डाले। अब मनी की सप्लाई कितनी होगी सिस्टम के अंदर, 190 रुपए की होगी, क्योंकि ये 100 रुपए अभी भी सिस्टम में है, आप उनको यूज कर सकते हो, और जो 90 रुपए नए आगे सिस्टम में उनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो पैसा उतना ही था 100 रुपए, कहीं से नया पैसा आया नहीं, लेकिन इसी में से इस पैसे को डेट के थ्रू बढ़ा दिया गया मनी सप्लाई के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 90 रुपए अभी तक सिस्टम के अंदर नहीं थे, ये अभी अभी फ्रेश क्रिएट किए गए हैं इस बैंक के द्वारा। तो कमर्शियल बैंक्स के पास ये पावर होती है कि वो मनी को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू लोन्स। ओके तो जब भी कोई लोन लेता है तो नया पैसा क्रिएट हो जाता है सिस्टम के अंदर। तो मैंने लोन लिया तो 90 रुपए क्रिएट हो गए, अब मनी सब 90 रुपए आ गए इकोनॉमी के अंदर। अब मैंने SBI के अंदर वो जमा करे, तो SBI इन 90 रुपए का क्या करेगा, अगेन वो उसमें से कुछ पैसे ही अपने पास रखेगा, उन 90 रुपए में से बाकी थर्ड पार्टी को लोन दे देगा वो, ठीक है। वहां से एक और नया पैसा क्रिएट हो गया, मनी सप्लाई और बढ़ गई। इन 100 रुपए से ही हजारों रुपए क्रिएट कर दिए जाएंगे डेट के थ्रू, लोन के थ्रू। ओके तो नया पैसा क्रिएट कैसे होता है आपको समझ में आया। जब भी कोई लोन लेता है तो नया पैसा सिस्टम में क्रिएट कर दिया जाता है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से गवर्नमेंट या कोई और इस पैसे को डिपॉजिट करेगा, क्रिएट करेगा, बैंक ने तुरंत ही उसको लोन के थ्रू पैसा क्रिएट कर दिया। तो इसी तरीके से पैसे को क्रिएट किया जाता है, और इसी पैसे को क्रिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ये लोग बैंक, ठीक है। इसको बोला जाता है, देखिए फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इस सिस्टम पूरे सिस्टम को बोला जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। कि कुछ छोटा सा हिस्सा आपका वो डिपॉजिट करके रखते हैं, बाकी पैसे को वो लोन दे देते हैं, फिर अगेन वो लोन देते हैं, फिर अगेन लोन देते हैं बैंक्स। इस तरीके से पैसा इकोनॉमी के अंदर तेजी से मल्टीप्लाई होता जाता है, राइट। तो मनी का मल्टीप्लाई ऐसे होता है और क्रिएशन इस तरीके से होता है, राइट। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे पिलर को, जो कि है गवर्नमेंट। इसको बोला जाता है दी मनी डिमांड क्रिएटर। देखिए अभी अभी हमने समझा कि मनी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ तभी क्रिएट होके आती है नई, जब कोई लोन लेने वाला हो। लोन के फॉर्म में ही नए पैसे को क्रिएट किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो सपोज करिए पब्लिक लोन ले ही नहीं रही तो नया पैसा कभी आएगा ही नहीं। तो हमें कोई ऐसा डिमांड क्रिएटर चाहिए जो हर वक्त जिसको डिमांड रहती हो पैसे की, और जिसकी वजह से नया पैसा इकोनॉमी में आता रहे, सर्कुलेट होता रहे। तो वो डिमांड क्रिएटर परमानेंट कौन है, सबसे बड़ा डिमांड क्रिएटर कौन होता है, खुद गवर्नमेंट होती है। किस तरीके से, देखिए गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। देखिए जो भी टैक्स से रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का,
वो कभी भी पूरा नहीं होता गवर्नमेंट के लिए खर्चे चलाने के लिए। जितना कमाती है सरकार टैक्स से, उससे ज़्यादा ही खर्च करना पड़ता है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमेशा ज़्यादा खर्च करती है कोई भी गवर्नमेंट। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ से गवर्नमेंट लेके आती है? वो भी गवर्नमेंट भी क्या करती है, कर्जा लेती है। लेकिन गवर्नमेंट कर्जा लेने के लिए करती क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड एक सिंपल एक एग्रीमेंट होता है कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि आप ये हमारा बॉन्ड ले लो, उसके बदले हमें पैसा दे दो उधार, उसके बदले में हम आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देंगे सालाना का, राइट। अब इन बॉन्ड्स को खरीदता कौन है? ऑब्वियसली अगेन वही जो बैंक, हमने जो ऊपर बात करी, वही बैंक जो है वही इस बॉन्ड को खरीदती हैं। बॉन्ड खरीदने को मतलब सरकार को वो लोन दे रही हैं, ठीक है। सरकार को लोन वो कहाँ से देंगी? वही फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का यूज करके। जितना पब्लिक का पैसा उनके पास है, उसका मेजॉरिटी ऑफ पैसा वो लोग लोन के रूप में दे सकते हैं गवर्नमेंट को भी, तो गवर्नमेंट को दे देते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके पास भी पैसा लिमिटेड है। जितना डिपॉजिट होगा उसी में से उसी को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कम पड़ जाता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है लोन के रूप में, तो वहां पे हमारा तीसरा पिलर आता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसको बोला जाता है द बेस मनी क्रिएटर। देखिए, जब कमर्शियल बैंक्स जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड को बाय नहीं कर पाते, ओके, जब उनके पास खुद ही इतना पैसा नहीं होता कि गवर्नमेंट को दे सके वो लोन के रूप में, तो सेंट्रल बैंक बीच में आता है। ये खुद ही गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीद लेता है, राइट। और गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीद के खुद गवर्नमेंट को लोन दे देता है। अब सेंट्रल बैंक के पास में पैसा कहाँ से आया गवर्नमेंट को लोन देने के लिए? ठीक है, इसको किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है, सेंट्रल बैंक ही है जो असली मनी को क्रिएट करता है। देखिए, कमर्शियल बैंक्स जो पहले से उनके पास डिपॉजिट होता है, सिस्टम में पैसा होता है, उसी में से नया पैसा क्रिएट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक को किसी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगी हाँ भाई मेरे को 1 लाख रुपए दो, मेरे को 1 लाख रुपए उधार चाहिए, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? ओके, 1 लाख रुपए टाइप कर देगी गवर्नमेंट के खाते में, ये लो मिल गए आपको 1 लाख रुपए, डायरेक्ट आप उनको क्रेडिट कर देगी उनके। तो उनको पीछे किसी चीज की बैकिंग नहीं चाहिए, इनको सिर्फ एक नंबर क्रिएट करना होता है। तो जो बेस मनी है वो क्रिएट करता है सेंट्रल बैंक हमेशा। यही मनी सिस्टम के अंदर जाती है अल्टीमेटली, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं इसी मनी को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्टीमेट मनी क्रिएटर कौन हुआ? सेंट्रल बैंक। इसको किसी बैकिंग की जरूरत नहीं होती, किसी डिपॉजिट की जरूरत नहीं होती है, राइट। दूसरा सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है इकोनॉमी के अंदर। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितना भी अनलिमिटेड पैसा मल्टीप्लाई करके इकोनॉमी में डाल सकती हैं, या फिर सेंट्रल बैंक कितना भी पैसा अनलिमिटेड डाल सकती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस से ज़्यादा मनी सप्लाई, ओवर मनी सप्लाई अगर सिस्टम में कर दी जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अनलिमिटेड पैसा नहीं डाला जा सकता इकोनॉमी के अंदर। तो इसको सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। कंट्रोल ये करते कैसे हैं? देखिए, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जब आप इनसे लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो घटते बढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है? देखिए, जब गवर्नमेंट को लगता है या फिर सेंट्रल बैंक को लगता है कि हमें ग्रोथ तेजी से लेके आनी है, मनी सप्लाई देके जल्दी जल्दी हमें ग्रोथ लेके आनी है, जब ग्रोथ लानी होती है तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक बोलती है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम कर दो। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देती है सभी बैंकों के। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, जितने ज़्यादा लोन लेंगे उतनी ही मनी सप्लाई तेजी से आती जाएगी। मैंने समझा इसके, उतना ही मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। तेजी से लोन बैंक भी देंगे और तेजी से लोन लोग लेंगे, क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा है। जब ये एक हद तक मनी सप्लाई हो जाती है तो मैंने आपको बताया क्या होने लगेगा? इन्फ्लेशन होने लगेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन होने लगेगा क्योंकि रिसोर्सेज तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ स्टॉक्स सेम है, लिमिटेड है, गोल्ड लिमिटेड है, और भी एसेट्स लिमिटेड है, सारे खाने पीने की चीज़ें लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिट में है। तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उनके दाम बढ़ने लग जाएंगे, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। आपकी करेंसी की वैल्यू टूटने लग जाएगी। जब ग्रोथ तो सही चल रही है लेकिन उसके साथ में इन्फ्लेशन जैसे ही एक लिमिट से बढ़ने लगता है, तो इस पर सेंट्रल बैंक क्या करता है? रोको 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 रोको, मनी सप्लाई को कम करो। मनी सप्लाई को कम करने का क्या तरीका हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी बैंक्स तो लोग क्या करेंगे? रुक जाएंगे, भाई अभी पैसा मत लो, मतलब, और लोन लेना थोड़ा सा लोग कम कर देंगे।
लोन लेना कम करने का मतलब क्या हुआ कि नया पैसा सिस्टम में आना बंद। ओके, पैसा ही तब क्रिएट होता है जब कोई लोन लेवाना होता है। इस तरीके से मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इंटरेस्ट रेट को घटा के या बढ़ा के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम इसी के ऊपर बेस चलता है, यानी कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन का बैलेंस बना के चलना पड़ता है सेंट्रल बैंक को, कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो मनी की सप्लाई को रोक दो, पैसे की परचेजिंग पावर गिर रही है, ठीक है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में चल रहा है और ग्रोथ कम हो रही है, तो चलो चलो थोड़ा सा मनी सप्लाई बढ़ाओ इंटरेस्ट रेट कम करके, तो ग्रोथ वहां से तेजी से उठने लगती है, राइट। तो ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम इस तरीके से काम करता है, राइट। तो चलिए अब समझते हैं कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इस फिएट करेंसी सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में करेंसी कोलैप्स हो सकती है। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है पैसा बराबर कर्ज। हमने समझा कि इस मॉनेटरी सिस्टम में क्या होता है, नया पैसा सिर्फ सिस्टम में तभी क्रिएट होता है जब कोई लोन लेने वाला हो। अगर कोई लोन लेने वाला नहीं है तो नया पैसा कभी भी क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि पैसा हमेशा लोन की फॉर्म में या डेट की फॉर्म में ही क्रिएट किया जाता है, राइट। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमेशा पैसे की जरूरत होगी। जब भी पैसे की जरूरत होगी तो उसको क्रिएट करने के लिए तो लोन के फॉर्म में ही वो क्रिएट किया जाएगा, यानी कि जो पब्लिक लोन है वो हमेशा लॉन्गर रन में बढ़ते ही रहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मैंने बताया कि सबसे बड़ा डिमांड क्रिएटर है, यानी कि वो बॉन्ड इशू करके कर्जा लेती है। कर्जा जो है, सपोज करिए सेंट्रल बैंक को बॉन्ड इशू करके सेंट्रल बैंक से कर्जा लेती है जो बैंक, क्या उसको वापस करती है? कभी नहीं। जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लेती है लोन के फॉर्म में गवर्नमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी गवर्नमेंट वापस नहीं करती, गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट वापस करती है उसका। अब सोचिए कि जब वो गवर्नमेंट कभी भी उस कर्जे को वापस कर ही नहीं रही है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो कर्जा तो हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा अपने खर्चे के लिए लोन लेती रहेगी, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, डेट स्पाइरल बन जाता है, इंटरेस्ट ट्रैप बन जाता है। वो कैसे बनता है? देखिए, जब डेट बढ़ता रहेगा लगातार, बॉन्ड इशू कर करके गवर्नमेंट जब अपना डेट बढ़ाती रहेगी, ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अपन जहाँ से सरकार का जो रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स फॉर्म में जो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, और जो लोन लेके सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो लगा रही है, वहां से जो कमा रही है गवर्नमेंट, तो अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। वो भी कम पड़ जाता है एक समय पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए, यानी कि पुराने लोन का सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए नया लोन लेती है। यानी कि लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। एक ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से डेट स्पाइरल हो जाता है, यानी कि ये तेजी से फिर बढ़ने लगता है। जब ये तेजी से बढ़ने लगता है तो गवर्नमेंट तेजी से और ज्यादा मनी प्रिंट करवाती है सेंट्रल बैंक से। जब मैंने बताया कि मनी प्रिंट ज्यादा होगी, यानी कि सप्लाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी सिस्टम में, तो उसका नतीजा क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन। जब हाइपर इन्फ्लेशन होती है तो करेंसी का कोलैप्स होना तय होता है। तो डेट स्पाइरल की वजह से करेंसी ही कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, जब कोई गवर्नमेंट इसको सही से मैनेज नहीं करती है कर्जे को, तो राइट। तो एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तीसरी जो इसकी जो प्रॉब्लम है वो है बूम एंड बस्ट साइकिल। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, सस्ता लोन मिलता है जब, तो सस्ते पैसे को सब लोग लेना चाहते हैं। उस सस्ते पैसे को लेके लोग एसेट्स खरीदते हैं, उससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और सामान परचेज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो, एसेट्स की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ जाती है, एसेट्स की प्राइस बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट्स में बबल क्रिएट हो जाते हैं, रियल एस्टेट मार्केट में बबल क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है और सरकार इस पर कंट्रोल करती है सप्लाई के ऊपर, सप्लाई करने के लिए सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सस्ता पैसा आना बंद, तो लोग क्या करते हैं, पैनिक में आते हैं, फियर क्रिएट होता है। छोटी सी क्राइसिस बहुत बड़ा पैनिक मचा देती है मार्केट में, और ये जो बूम हुआ था, यानी कि बबल क्रिएट हुआ था, वो बस्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा 2000 में .com बबल फटा था, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो भी इंटरनेट से रिलेटेड कंपनियां थी उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सस्ता पैसा अवेलेबल था, लोगों ने उन कंपनियों में खूब डाला। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े, पैनिक थोड़ा सा हुआ, ये बस्ट हो गया बबल। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वही थी, इसका नतीजा था सस्ते दामों पे घर खरीदे गए बहुत ज़्यादा। उसके बाद में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, ठीक है,
तो बहुत सारे लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया और ये अगेन ये बबल था वो बस्ट हो गया। 2020 से पहले सस्ते लोन्स थे बहुत ज़्यादा, लगभग ऑलमोस्ट 0% पे बहुत सारी कंट्रियाँ लोन प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। जैसे ही कोविड आया पैनिक हुआ और ये भी बबल फिर बस्ट हो गया, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े क्रैश आते हैं कई कई सालों बाद, वो इसी मॉनेटरी सिस्टम का नतीजा है, क्योंकि इसमें बूम एंड बस्ट साइकिल हमेशा आते ही रहेंगे, क्योंकि पहले सस्ता पैसा दिया जाता है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं एसेट्स के, उसके बाद में पैसे को महंगा कर दिया जाता है जिसकी वजह से पैनिक मचता है और प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। तो बूम एंड बस्ट साइकिल इसकी एक प्रॉब्लम है, राइट। तो चलिए अब समझते हैं कि ये आखिरकार फिएट करेंसी कोलैप्स कैसे होती है। देखिए, कोई भी फिएट करेंसी है उसके 5 स्टेजेस होते हैं, इन 5 स्टेजेस से गुजर के वो करेंसी कोलैप्स होती है। स्टेज 1 होता है राइज का, जब किसी कंट्री की जीडीपी स्ट्रांग होती है और डेट बहुत कम होता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन होती है करेंसी के लिए, राइट। दूसरी स्टेज होती है एक्सपेंशन, यानी कि जब जीडीपी ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ रही होती है और लेकिन डेट भी उसके साथ साथ में तेज़ी से बढ़ रहा होता है, ठीक है। इसमें इस सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, करेंसी काफ़ी तेज़ी से स्ट्रांग होती है, राइट। तीसरी स्टेज होती है डिक्लाइन। इस स्टेज में होता क्या है, जीडीपी तो वीक होती है लेकिन जो डेट है वो बढ़ता चला जाता है, राइट, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू धीमे धीमे गिरने लगती है। स्टेज 4 होता है डेट स्पाइरल, जब जीडीपी तो बहुत वीक है लेकिन जो पुराना कर्जा है उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए ही नया कर्जा लेना पड़ रहा है, यानी कि पिछले कर्जे को चुकाने के लिए जब नया कर्जा लेना होता है उसको बोलते हैं डेट स्पाइरल। जब ये डेट स्पाइरल के लूप में जब कोई कंट्री फंस जाती है, वहाँ से उस कंट्री में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि मनी की सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। ओके, तो डेट स्पाइरल से क्या होता है, पहले इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके बाद में स्टेज 5 आती है कोलैप्स। ये इन्फ्लेशन जो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जब प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि करेंसी की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरती है, तो अल्टीमेटली वो करेंसी फिर कोलैप्स हो जाती है, राइट। तो ये 5 स्टेजेस में से को गुजरना होता है करेंसी कोलैप्स के लिए, ठीक है। आप किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है और जो डेट है उसकी सिचुएशन को समझ के इजीली बता सकते हो कि कौन सी करेंसी भी कौन सी स्टेज पर है, राइट। तो देखिए, ये कुछ कंट्रीज हैं लाइक जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, टर्की, ऑलमोस्ट लेबनान, जिनमें ऑलरेडी ये हो चुका है, इनकी करेंसी ऑलरेडी इस फेज से गुजर के कोलैप्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। इनके बारे में जाके आप स्टडी कर सकते हो कि किस तरह से इन कंट्रीज की जो करेंसी है किस तरीके से कोलैप्स हुई है, ओके। तो देखिए, जब भी इन कंट्रीज में ये फिएट करेंसी कोलैप्स हुई तो उन कंट्रीज में हुआ क्या, जिन लोगों के पास में हार्ड एसेट्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, लैंड, ठीक है, वो रातों रात वेल्दी हो गए, और जिनके पास स्टेट करेंसी में थी पूरी वेल्थ, यानी कि जिनके पास एफडी थी और पेंशन फंड थे, इस तरीके के, और सेविंग्स बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, कैश था, ठीक है, जिन्हें भी स्टेट करेंसी में अपनी पूरी वेल्थ होल्ड करके रखी थी, वो रातों रात गरीब हो गए, यानी कि उनकी वेल्थ जीरो हो गई, राइट। क्योंकि करेंसी जब कोलैप्स होती है इन चीज़ों की वैल्यू बची रह जाती है और जो फिएट करेंसी उसकी वैल्यू कोलैप्स हो जाती है, राइट। देखिए, आपके लिए समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगली जो करेंसी कोलैप्स होने की कगार पे खड़ी हुई है वो है यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर के देखिए कोलैप्स होने का मतलब है ये पूरा जो फिएट करेंसी सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का उसका कोलैप्स होना, क्योंकि 1971 में जब ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो डॉलर की वजह से ही आया था पूरे वर्ल्ड में, और ये डॉलर की वजह से ही रीसेट हो सकता है ये पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया था, राइट। क्योंकि डॉलर जो है कौन से स्टेज पे खड़ा हुआ है, स्टेज 4 पे, यानी कि एक स्टेप पीछे है कोलैप्स होने से, राइट। और देखिए, डॉलर के कोलैप्स को समझने से पहले आपको डॉलर और गोल्ड का कोरिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें गोल्ड का बिहेवियर समझ में आए कि गोल्ड एक्चुअली पिछले कुछ समय से क्यों ऊपर जाया जा रहा है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और करंट सिचुएशन में किस तरीके से आपको देखना चाहिए, राइट। तो चलिए डॉलर और गोल्ड के कोरिलेशन को समझते हैं। देखिए, गोल्ड कब ऊपर जाता है कब नीचे जाएगा ये कैसे डिसाइड होता है, सबसे पहले समझते हैं गोल्ड की साइड से।
देखिए गोल्ड की खुद की डिमांड जैसी होगी उसके बेस पे इसका प्राइस भी डिसाइड होगा। अगर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, अगर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड कम है तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो ये रही गोल्ड की बात, गोल्ड की साइड से। डॉलर की साइड से क्या होता है, देखिए गोल्ड की जो प्राइसिंग की जाती है वो डॉलर में की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर डॉलर वीक होता है, ठीक है, डॉलर सस्ता होता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। डॉलर के नीचे जाने से गोल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी प्राइसिंग इसी में होती है, राइट। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है किसी रीजन की वजह से तो गोल्ड ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है क्योंकि उसकी प्राइसिंग इसी में होती है, राइट। इसलिए गोल्ड और जो डॉलर का कोरिलेशन है वो इनवर्स कोरिलेशन है, राइट। इसी वजह से आपने देखा होगा जब भी हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो हम DXY को एनालाइज करते हैं कि DXY का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। DXY का ट्रेंड जिधर जाएगा उसका अपोजिट ट्रेंड फॉलो करेगा गोल्ड, राइट। तो देखिए फ्यूचर में हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर डॉलर की वैल्यू यहाँ से नीचे गिरती है लगातार डॉलर के फंडामेंटल्स की वजह से, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली गोल्ड की जो वैल्यू वो ऊपर जाएगी, भले ही उसकी उतनी डिमांड ना हो। और साथ में अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आ जाती है गोल्ड की तो गोल्ड वहां से स्काई रॉकेट हो सकता है, राइट। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डॉलर स्टेज 4 पे खड़ा हुआ है। ये समझने के लिए आपको ये 3 कंडीशंस या फिर 3 डेटा पॉइंट्स को ध्यान से समझना पड़ेगा, यूएस डेट स्पाइरल, डी डॉलराइजेशन और पेट्रो डॉलर। तो चलिए वन बाई वन हम तीनों कंडीशंस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूएस एक डेट स्पाइरल में फंस चुका है। इसके लिए आपको ये कुछ डेटा पॉइंट देखने पड़ेंगे। देखिए यूएस का जो करंट डेट है वो 39 ट्रिलियन डॉलर का है। ये कितना डेट है, देखिए जो यूएस का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 125% है, यानी कि जितनी उनकी जीडीपी है उनके डबल से भी ज़्यादा उनके पास डेट हो चुका है आज की डेट में। देखिए इकोनॉमी के अंदर ये माना जाता है जब भी किसी कंट्री का जो डेट है वो डेट टू जीडीपी रेशियो वो जब 100 को क्रॉस करता है तो एक रेड जोन होता है, वो इकोनॉमी रेड जोन में जा रही होती है, डेंजर जोन में जा रही होती है, राइट। तो ऑलरेडी ये डेंजर जोन में इनका डेट जा चुका है। अब देखिए जो इनकी जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी है, सिर्फ 2% के आसपास, और आने वाले समय में ये 2% से भी कम हो सकती है जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, राइट। यानी कि ग्रोथ तो बहुत स्लो हो रही है और इनका जो डेट है वो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ओके, कितना तेजी से बढ़ रहा है इनका डेट, देखिए हर 90 दिन में, यानी कि क्वार्टरली इनका जो डेट है वो 1 ट्रिलियन से बढ़ जाता है, ठीक है, जो अभी करंट सिचुएशन है। और ये स्पीड और ज़्यादा फास्ट होने वाली है जिसकी वजह से 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा आने वाले 2-2.5 साल में ही 50 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर सकता है, राइट। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, देखिए आज ये जो डेट है इसको चुकाने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा यूएस को। कितना इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा है आज की डेट में यूएस, 1.2 ट्रिलियन डॉलर सालाना, इतना सिर्फ वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना इंटरेस्ट पे करना, जो वहाँ जितना वो टैक्स रेवेन्यू से कमाता है यूएस, वहां से भरना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो अपने खर्चे चलाने के लिए तो डेट उसको लेना ही पड़ रहा है और ज़्यादा, लेकिन इस 1.2 ट्रिलियन डॉलर के इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए भी उसको और ज़्यादा डेट लेना पड़ रहा है। और ये स्पीड और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डेट स्पाइरल, ठीक है। और देखिए यूएस का जो डिफेंस बजट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अपने डिफेंस बजट से भी ज़्यादा वो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा करना पड़ रहा है उसको, ठीक है। जब ये किसी कंट्री में सिचुएशन ऐसी होती है कि डिफेंस बजट से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ करना पड़े तो इसी को डेट स्पाइरल बोलते हैं। इसी को ये बोलते हैं कि उनको अब पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ेगा। ओके, तो ऑलरेडी यूएस डेट स्पाइरल में फंसा हुआ है, ठीक है। अब इनके लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो यूएस बॉन्ड से घट रहा है। देखिए ये जो डेट लेता है यूएस, लेता कहाँ से है, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक है, और ये जो कंट्रीज हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो बॉन्ड खरीदते हैं यूएस को और उसके बदले यूएस को पैसा मिलता है, राइट। अब धीमे धीमे लोग क्या कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड से धीमे धीमे पीछा छुड़ा रहे हैं। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो धीमे धीमे बॉन्ड्स, यूएस बॉन्ड को की जो होल्डिंग है उसको लगातार कम करती जा रही हैं। वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इसको डिटेल में, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि यूएस को कर्जा बाहर से मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सारा कर्जा उसको कहाँ से लेना पड़ेगा खर्चे चलाने के लिए, उसके सेंट्रल बैंक से लेना पड़ेगा। मतलब कि वहाँ की सेंट्रल बैंक को पैसा प्रिंट करके सरकार को देना पड़ेगा। वहाँ की सेंट्रल बैंक प्रिंट करेगी सरकार मनी को, तो क्या होगा, मनी की सप्लाई बहुत तेजी से
बढ़ जाएगी, यानी कि डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में हो जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू तेज़ी से नीचे गिर जाएगी। ओके, तो जिसकी वजह से डॉलर कोलैप्स हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं डी डॉलराइजेशन को। देखिए 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। इस वॉर के दौरान एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है वो वहां से बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। क्या हुआ था? देखिए, जो आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके पास डॉलर के रिजर्व होते हैं, जैसे कि हमने समझा, क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो ज़्यादातर डॉलर में ही होता है, जिसकी वजह से सबको डॉलर होल्ड करके रखना पड़ता है। प्लस ऑयल को खरीदने के लिए भी आपने समझा था कि डॉलर को होल्ड करके रखना होता है। अब ये जो कंट्रीज डॉलर को होल्ड करके रखती हैं वो रखती कहाँ पे है? ऐसा नहीं कि वो अपने सेविंग अकाउंट में या फिर अपने अकाउंट में डाल के रखती हैं। उसको वो जितना भी डॉलर उनके पास होता है वापस से यूएस में इन्वेस्ट करके रखती हैं बॉन्ड की फॉर्म में, यानी कि उन डॉलर से बॉन्ड खरीद के रखती हैं यूएस के। ओके, यानी कि वो वापस से पैसा कहाँ पे चला जाता है? यूएस के अंदर। जितने भी रिजर्व हैं कंट्रीज के वो सभी कहाँ रखे हुए हैं? और वो यूएसए के अंदर ही रखे हुए हैं उनके बॉन्ड की फॉर्म में, राइट। उन पे कंट्रोल किसका है? यूएस का। ओके, तो 2022 में जो रशिया के पास जो डॉलर के रिजर्व थे वो कितने थे? 300 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, जो कि ऑब्वियसली यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड थे। तो यूएस ने क्या बोला? या तो इस वॉर को रोक दो, आप यूक्रेन के ऊपर हमला मत करो, अदरवाइज हम ये जो 300 बिलियन डॉलर का आपका फंड है इसको हम फ्रीज कर देंगे, यानी कि हम इसको आपको नहीं देंगे, जाओ। ओके, तो रशिया ने क्या बोला? ठीक है, आपको रखना है तो रख लो, हम अटैक करेंगे। तो ये 300 बिलियन डॉलर का जो फंड था वो यूएसए ने क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। अब यहाँ से सभी कंट्रीज का जो दिमाग है वो हिल गया। बाकी कंट्रीज ने सोचा कि भाई कल को ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, हमारा पूरा पैसा यूएस के बॉन्ड्स में पड़ा हुआ है, जो भी रिजर्व है हमारा। कल को हमारे साथ में कुछ इशू हुआ, यूएसए का कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये तो हमारा पैसा भी फ्रीज कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहां से लोगों को समझ में आया कि डॉलर के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बिल्कुल भी कितनी ज्यादा सही नहीं, कितनी ज्यादा घातक हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए। वहां से सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया? लगातार अपनी जो डॉलर की जो होल्डिंग्स हैं यूएस के अंदर उसको लगातार बेचने लग गए, कम करने लग गए। ओके, उसके उसके अल्टरनेटिव में सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया? गोल्ड बाय किया। देखिए ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं 2022 के बाद से आप इनका गोल्ड के बाइंग का ट्रेंड देखोगे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट पे आप देख सकते हो इस चीज को। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ठीक है, लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये रिकॉर्ड तोड़ बाइंग कर रही हैं गोल्ड की, और रिकॉर्ड तोड़ यूएस बॉन्ड्स को बेच रही हैं धीमे धीमे, यानी कि अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर की होल्डिंग को लगातार ये गिरा रही हैं और गोल्ड की होल्डिंग को लगातार बढ़ा रही हैं। ठीक है, अब ये गोल्ड की जो होल्डिंग है उसको बढ़ा क्यों रही हैं, गोल्ड क्यों खरीद रही हैं ये? क्योंकि इन गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसा पता है जो आप और हमें अभी तक नहीं पता है। यानी कि इन लोगों को पता है कि डॉलर के ऊपर धीमे धीमे सभी कंट्रीज की डिपेंडेंसी कम हो रही है, डॉलर की वैल्यू यहाँ से गिरने वाली है, डॉलर जो है कभी भी कोलैप्स हो सकता है आने वाले समय में, जिसकी तैयारी अभी से चल रही है। जब डॉलर कोलैप्स होगा तो मैंने बताया कि पूरा फिएट करेंसी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद में लोग कहाँ भागेंगे? दोबारा से हो सकता है, क्योंकि देखिए हजारों साल से मनी का मतलब क्या था? गोल्ड था। हो सकता है इस फिएट करेंसी सिस्टम को कोलैप्स होने के बाद में एक नया सिस्टम लाया जाए जो कि जिसमें गोल्ड की बैकिंग हो, जैसे कि पहले हुआ करती थी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, राइट। अगर ऐसा नहीं भी होता है, गोल्ड मनी के रूप में वापस नहीं भी आता है, तब भी डॉलर के कोलैप्स होने से जो गोल्ड है उसकी वैल्यू कोलैप्स नहीं हो, उसकी वैल्यू एक्सप्लोड हो जाएगी ऊपर की तरफ, राइट। इसीलिए जो सरकारें हैं वो अभी से तैयारी कर रही हैं इस चीज की, नए करेंसी रीसेट की तैयारी चल रही है, राइट, अंदर ही अंदर। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी जो पहल कर रहा है वो ब्रिक्स कर रहा है, ब्रिक्स ग्रुप जो है। ठीक है, इनकी बात चल रही है कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम ये लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, जिसको यूनिट बोला जाएगा। इसमें क्या रहेगा? इसमें जो 40% जो बैकिंग रहेगी करेंसी के पीछे वो गोल्ड की रहेगी, यानी कि उतना जितना आप पैसा प्रिंट कर रहे हो उसकी वैल्यू का 40% हमेशा आपके पास गोल्ड होना चाहिए। ओके, अच्छा ये अभी ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। इसी की वजह से ये जो कंट्रीज है ब्रिक्स कंट्रीज, और ब्रिक्स कंट्रीज के अलावा भी लगातार जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग करने लग रही हैं, क्योंकि वे एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, राइट।
इसकी वजह से डी डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है वो आगे भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू क्या होगी, लगातार कम होती जाएगी। डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आप जाके, आपके लिए ये होमवर्क है कि 2022 के बाद से आप गोल्ड का चार्ट चेक करिए। गोल्ड का चार्ट वहां से धीमे धीमे लगातार ऊपर गया है। उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि लगातार गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकारें उसको खरीद रही हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स उसको खरीद रही हैं, राइट। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो पब्लिक भी धीमे धीमे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, ओके। प्लस जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लगातार गोल्ड ऊपर जा रहा है। लेकिन जो मेन जो रीजन है वो है डॉलर, राइट। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट को समझते हैं। तो फाइनली अब हम समझते हैं पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट को। आपने समझा कि डॉलर कोलैप्स होने से बचा कैसे था 1971 में, जब डॉलर और गोल्ड का लिंक तोड़ा गया, तो इसी पेट्रो डॉलर सिस्टम की वजह से गोल्ड बच गया। लेकिन अभी इस पेट्रो डॉलर जो सिस्टम है, इसी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है, राइट। किस तरीके से, देखिए, यूएई एंड सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी उसको ये लोग ज्वाइन करेंगे और डॉलर से अपना पीछा छुड़ाएंगे, राइट। तो पहली जो सबसे बड़ा अलार्मिंग जो चीज हुई है वो ये हुई है। दूसरी चीज क्या हुई है, ईरान और रशिया जो है इनके ऊपर ऑलरेडी यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं। ऑलरेडी डॉलर में ट्रेड नहीं करने दे रहा यूएस इनको, इसीलिए ये अपना जो ऑयल है वो ऑलरेडी के जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले जो पेमेंट ले रहे हैं वो नॉन डॉलर में ले रहे हैं, यानी कि दूसरी करेंसीज में पेमेंट ले रहे हैं, या तो गोल्ड में ले रहे हैं या फिर येन में ले रहे हैं। और इंडिया के साथ में इंडियन रुपी में भी ट्रेड हुआ है रशिया के साथ में, राइट। तो ये दूसरी करेंसीज में ऑलरेडी ऑयल बेच रहे हैं। ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है डी डॉलराइजेशन की, या फिर पेट्रो डॉलर ये जो के खात्मे की ऑलरेडी यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए, सबसे ज्यादा आग में घी डालने का जो काम करेगा वो करेगा ये जो करंट वॉर चल रहा है, यूएस और ईरान का जो करंट वॉर है। इसमें हो क्या रहा है, ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज को टारगेट क्यों कर रहा है, आपको क्या लगता है? उसका जो मेन रीजन है वो ये पेट्रो डॉलर है, ठीक है। देखिए, यूएस ने, हमने समझा था कि ये जो गल्फ कंट्रीज है इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ, मिलिट्री प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से उसने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं इन कंट्रीज में, ओके। उन्हीं बेसिस को वो हमला कर रहा है, ओके। तो ईरान क्या चाहता है कि भाई ये जो पेट्रो डॉलर है इस एग्रीमेंट को ये लोग तोड़ दें, अब यूएस की मिलिट्री को अपने यहाँ से भगा दें ये लोग, जिसकी वजह से क्या होगा, यूएस की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, राइट। इसी की वजह से यूएस एक मिसाइल मारता है ईरान के ऊपर, ईरान 10 मिसाइल मार देता है गल्फ कंट्रीज को ऊपर, ताकि उससे जो है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर एक गहरा इफेक्ट जाए, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो यूएस इकोनॉमी के ऊपर। अब देखिए, अगर इस जैसे जैसे ये ईरान का वॉर आगे बढ़ रहा है, आपको समझ रहा होगा कि ईरान की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग जा रही है, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने जिस तरीके से कंट्रोल कर रखा है, ये क्लियरली बताता है कि जो है उस रीजन में कितनी डोमिनेंस है ईरान की। अब ये डोमिनेंस आगे जाके बढ़ने ही वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये गल्फ कंट्रीज है इनके ऊपर क्लियर प्रेशर आएगा कि यूएस जब प्रोटेक्शन दे ही नहीं पा रहा हमको, तो काय के लिए हम पेट्रो डॉलर के एग्रीमेंट को माने, ठीक है। तो वो दूसरी कंट्रीज की तरफ में देखने लगेंगे प्रोटेक्शन के लिए, या फिर दूसरे जो पेमेंट सिस्टम है उनको भी एक्सेप्ट करने लगेंगे, राइट। जिसकी वजह से पेट्रो डॉलर जो सिस्टम है वो और ज्यादा यहाँ से लगातार वीक ही होने वाला है इस वॉर की वजह से, ओके। और ये जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा इस वॉर की वजह से, क्योंकि इस वॉर का एक और जो नतीजा होगा वो ये होगा कि यूएस का जो डेट है वो और ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। क्यों? देखिए, कोई भी वॉर होती है वो फ्री में नहीं होती है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर का डेली खर्चा हो रहा है इस वॉर के अंदर यूएस का। वो पैसा आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली यूएस को और ज्यादा अपने ऊपर डेट लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा इसको फाइनेंस करने के लिए, राइट। तो ये जो डेट का ट्रेंड और ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो ये जो तीनों जो सिस्टम है, जो तीनों जो फैक्टर्स हैं वो एक साथ कंबाइंड काम कर रहे हैं यूएसए के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से अब डॉलर का जो बचना है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आप देखोगे आने वाले सालों में, 2-3 सालों में इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा डॉलर के ऊपर, डॉलर की डोमिनेंस के ऊपर। जब डॉलर की डोमिनेंस कम होगी, यानी कि डॉलर की वैल्यू जब गिरेगी, देखिए एक साथ कोलैप्स नहीं होगा, पहले डॉलर डिवैल्यू होगा, डॉलर की वैल्यू पहले तेजी से गिरेगी। जब डॉलर की वैल्यू तेजी से गिरेगी तो गोल्ड की वैल्यू तेजी से ऊपर जाएगी, और डॉलर जब कोलैप्स होगा तो गोल्ड वहां से एक्सप्लोड हो जाएगा, ओके।
और अगर ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ द यूनिट ब्रिक्स करेंसी आती है कोई भी, और उसके पीछे डॉलर की बैकिंग सॉरी गोल्ड की बैकिंग होती है, तो समझ लीजिए वो गोल्ड का एक नया एरा स्टार्ट होगा जो कि हजारों सालों से चल रहा था। उस समय जो गोल्ड की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 10 गुना होगी, 15 गुना होगी, 5 गुना होगी, कितना भी एक्सप्लोड हो सकता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, यहाँ से जो गोल्ड का जो ट्रेंड है कहीं से भी नीचे जाने वाला नहीं है। देखिए गोल्ड की पूरी कहानी आपको अब तक समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ी सी सिल्वर की कहानी को समझते हैं। देखिए सिल्वर जो है बहुत पहले ही एज अ मनी यूज होना बंद हो चुका था, इसलिए इसकी ज्यादा कुछ खासकर उपयोगिता बची नहीं थी, राइट। लेकिन पिछले कुछ 10 सालों में ऐसा हुआ है सिल्वर के साथ में, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यूट्यूब पे आपने ये हेडलाइंस काफी सुनी होंगी, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ठीक है, ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और ज्यादातर लोग इसको क्लियरली समझा नहीं पा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी, क्योंकि वो डेटा पॉइंट एग्जैक्टली शेयर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ डेटा पॉइंट आपको सिल्वर के समझने पड़ेंगे, जिसके बेस पे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, राइट। सिल्वर के साथ में ऐसा क्या हो रहा है? देखिए गोल्ड धरती से जितना निकला माइन होके आज तक, वो कितना निकला है? 2,12,000 टन, राइट। अब जितना गोल्ड निकला वो आज तक किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि गोल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता है, राइट। तो 2 लाख टन के आसपास आज भी गोल्ड किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल है, ज्वेलरी की फॉर्म में हो, बार की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। लेकिन सिल्वर के साथ ऐसा नहीं है। देखिए सिल्वर धरती से निकला हिस्टोरिकली माइन होके 17,50,000 टन, राइट, यानी कि गोल्ड से बहुत ज्यादा निकला, यानी कि 8 गुना लगभग निकला धरती से सिल्वर। लेकिन सिल्वर का क्या, क्योंकि बहुत सालों से लगातार इंडस्ट्री में यूज होता चला आ रहा है, जिसकी वजह से जो सिल्वर है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। और जो सिल्वर की जो रिसाइकलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है, सिल्वर का रिसाइकल नहीं हो पाता वो। तो आज जो स्थिति है, यानी कि आज जो अबव ग्राउंड जो सिल्वर अवेलेबल है, इन्वेस्टेबल ग्रेड सिल्वर, वो कितना बचा है? सिर्फ 60,000 टन। बाकी सारा सिल्वर कहाँ गया? वो सारा सिल्वर यूज हो गया, राइट। इन्वेस्टेबल ग्रेड सिल्वर क्या होता है? कॉइन की फॉर्म में, बार्स की फॉर्म में जो वॉल्ट्स में सिल्वर पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है, लिक्विड सिल्वर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर इंडस्ट्री की यूज के लिए जो अवेलेबल सिल्वर है, ठीक है, वो कितना बचा? सिर्फ 60,000 टन, ठीक है, गोल्ड से बहुत ज्यादा कम। और पिछले 6 सालों में क्या हुआ है? देखिए पिछले कुछ सालों में लगातार सोलर इंडस्ट्रीज में, एआई इंडस्ट्रीज में लगातार सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ी है, क्योंकि देखिए अभी सिल्वर इंडस्ट्री में इतना यूज हो क्यों रहा है? सोलर इंडस्ट्री हो या फिर एआई इंडस्ट्रीज, दो प्रॉपर्टीज की वजह से। जितने भी मेटल्स अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर, उन सब में सबसे ज्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी होती है वो सिल्वर की होती है, जिसकी वजह से उसको यूज किया जाता है, और उसका कोई अभी तक साइंस के पास में अल्टरनेटिव नहीं है, राइट। तो पिछले 6 सालों से डेफिसिट चल रहा है सिल्वर का, यानी कि जो माइन से सिल्वर आ रहा है सालाना और जो रिसाइकल होके आ रहा है, उन दोनों को भी मिला लिया जाए तो भी वो कम पड़ जा रहा है जितना इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, राइट। तो हर साल 4,000 टन के आसपास का डेफिसिट चल रहा है। 4,000 टन का, अब ये जो 4,000 टन का डेफिसिट है, यानी कि जो कमी है वो पूरी कहाँ से होगी, वो कहाँ से यूज होगा? ये जो 60,000 टन है, यहीं से इंडस्ट्रीज को लेना पड़ेगा, वॉल्ट्स के अंदर से खरीदना पड़ेगा, तब वो इंडस्ट्रीज में यूज होगा। यानी कि ये जो 60,000 टन है वो भी तेजी से आने वाले सालों में खत्म हो सकता है, खत्म होता जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हुई इंडस्ट्रियल डिमांड। अब सिल्वर एक प्रेशियस मेटल्स भी है, ठीक है, प्रेशियस मेटल भी है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है वो अभी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए हिस्टोरिकल जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो होता था वो 15:20 होता था, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए आपको 15 से 20 ग्राम सिल्वर देना होता था। अभी जो रेशियो है वो कितना चल रहा है? 65 के आसपास का, यानी कि आपको आज के डेट में 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए 65 ग्राम क्या देना होता है? सिल्वर देनी होती है, राइट। तो ये हिस्टोरिकल रेशियो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, जबकि जो इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, जो कि आने वाले सालों में और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। अब देखिए जैसा कि हमने समझा कि भाई डॉलर जो है कोलैप्स होने की कगार पे खड़ा हुआ, डॉलर डीवैल्यू यहाँ से होना स्टार्ट होगा, तो गोल्ड लगातार ऊपर जाएगा। गोल्ड लगातार जब ऊपर जाएगा तो देखिए जब गोल्ड बहुत महंगा हो जाता है तो लोग गोल्ड, जो आम लोग हैं
वो गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जाने लगता है, सिल्वर के अंदर जाने लगता है। ठीक है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की, उसके लिए ही पूरा नहीं हो पा रहा सिल्वर, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर आएगा कहाँ से, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो सिल्वर होगा ही नहीं जब पैनिक मचेगा, जिसकी वजह से सिल्वर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी कि अगर गोल्ड यहाँ से हुआ 4 से 5 गुना, तो सिल्वर की पोटेंशियल है वहां से 10 गुना होने तक, 12 गुना होने तक, 15 गुना होने तक, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, क्योंकि सिल्वर की जो स्टोरी है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो अभी पिछले कुछ महीनों में जो सिल्वर के अंदर आपने जो रैली देखी है वो इसी चीज का नतीजा है। ठीक है, सिल्वर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अभी सारा डेटा आप चेक कर सकते हो इजीली, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके जो वेरीफाई कर सकते हो आप इजीली। ओके, तो सिल्वर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये रैली आप देख रहे हो, इसी की वजह से देख रहे हो। हाँ, जब भी देखिए इतनी तेजी से कोई एसेट ऊपर जाता है तो उसमें वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, तो वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहेगी इसमें। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है वो यहाँ से एक लंबा अप ट्रेंड यहाँ से जारी रहने वाला है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पूरी तरीके से फेवर कर रही है गोल्ड एंड सिल्वर को। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी गोल्ड और सिल्वर की बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, पूरी कहानी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट को लिखिए, मैं हर डाउट को क्लियर करूंगा। और जो लोग मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या फिर पर्सनली कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरे को टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वहां पे आप सारे डाउट्स आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।